हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हरिवंश पुराण में हमारा कर्णन योग का वर्णन चल रहा है। कर्णन योग जिसमें 3 लोक के बारे में जानकारी है। ठीक है, 3 लोक के बारे में हमने जो अभी तक पढ़ा उसमें हमने अधोलोक के बारे में देख लिया। ठीक है, अब हम देख रहे थे मध्य लोक के बारे में, जिसमें कि हमने सारे क्षेत्रों की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, गहराई, ऊंचाई, इस तरह की सारी डिटेल के साथ देख रहे हैं। अब इसमें आगे चलेगा नदियों का वर्णन। ठीक है, नदियां जो कुलाचलों से निकलती है ना, ये कुलाचल है। ठीक है, जैसे ये वाला है, ये एरिया है हिमवान पर्वत है ना। हिमवान पर्वत पे ये जो छोटा सा एक सरोवर बना हुआ है, इस सरोवर हर ऐसे 6 सरोवर हैं। 6 सरोवरों से 14 नदियां निकलती हैं। ठीक है, तो ये 14 नदियों की जानकारी हम अब यहाँ से अ, हासिल करेंगे। 6 महाकुलाचलों के मध्य भाग में, बिल्कुल उनके बीच बीच में, पूरब से पश्चिम तक लंबे 6 विशाल सरोवर हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: पद्म, महापद्म, तिंगीच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। तो ये जो है, यहाँ पर हम जितने भी ये ब्लू ब्लू कलर के लाइट ब्लू हैं, ये सारे। ठीक है, उन सरोवरों से 14 नदियां निकली हैं, जिनमें 7 तो पूरब सागर में प्रवेश करती हैं और 7 पश्चिम में। तो जितनी भी नदियां हैं कहाँ को जा रही हैं? आइदर पूरब की साइड जा रही है और या फिर पश्चिम की तरफ। इवन अगर हम यहाँ पर देखें, जो यहाँ से निकल रही हैं नदियां, वो भी ऐसे जा रही हैं, राइट? जो इधर से सर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बीच में कट हो रही है बार बार। हाँ, शायद आज इंटरनेट का इशू बता रहा है, तो बता ओके, शुरू में सुनाई नहीं दिया एक्चुअली में, आप जो दीजिए। बताइए ना। श्योर। तो ये जो ब्लू कलर के, लाइट ब्लू कलर के, इनसे नदियां निकल रही हैं। ठीक है, नदियां जो हैं वो पूरब या पश्चिम में जा रही हैं। सिर्फ एक जो गंगा सिंधु नदी है और यहाँ पर रक्ता रक्तोदा, ये ही सिर्फ ऐसा है कि ये एक तरफ से दक्षिण में और एक तरफ से उत्तर की साइड गिर रही है लवण समुद्र में। अदर देन दैट सारी की सारी या तो पूरब की साइड से गिर रही है या पश्चिम की साइड से। ठीक है, तो यही बता रहे हैं। उन नदियों के नाम इस प्रकार हैं। तो नीचे से शुरू कर रहे, गंगा सिंधु। ठीक है, जो हमने ये देखा था, यहाँ से गंगा सिंधु करके जो नीचे में है ना, गंगा सिंधु, रोहिया कह लीजिए या रोहित। रोहित हम ज्यादा पढ़ने में लेते हैं। रोहितास्या हरित हरिक्रांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकूला रूप्यकूला रक्ता और रक्तोदा। ये सब नदियां पृथ्वी तल पर हजारों सहायक नदियों से युक्त हैं। तो जो गंगा सिंधु नदी हम हमारे सुनने देखने में आती है, ये उस नदी की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये देखें मोटा मोटा हिसाब किताब, ठीक है, यहाँ पर जो आर्यखंड बोलते हैं, पूरा आर्यखंड जो अभी पृथ्वी है, सातों के सातों कॉन्टिनेंट सब इसके अंदर आ जाते हैं आर्यखंड में। और ये जो नदी, गंगा नदी और सिंधु नदी है, ये वाली नदियां बिल्कुल उसको डिवाइड करती हैं, मलेच और आर्यखंड को डिवाइड करती हैं। ठीक है, तो इस ये जस्ट कोइंसिडेंस है कि यहाँ पर भी गंगा सिंधु नदी है, इसलिए ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि ये उसी नदी की बात कर रहे हैं, जबकि ये वैसी नहीं है। हम आप आगे पढ़ेंगे कितनी इनकी चौड़ाई हो जाती है कि इट इज अनबिलीवेबल।
ठीक है, और इन नदियों में हजारों सहायक नदियां जुड़ जाती हैं बिफोर दे गो इनटू लवण समुद्र। जैसे कि गंगा सिंधु नदी में गंगा में 14,000 नदियां आकर मिल जाती हैं, सहायक नदियां 14,000। पद्म सरोवर अब आ गए, पद्म सरोवर जो कि पहला हिम्मान कुलाचल में सरोवर है, उसमें इसका एक बहुत सुंदर वीडियो बना हुआ है। आई विल शेयर दैट जैन डिजिटल। चारू जी, मैं कैसा, आप एक बार दोबारा से बंद करके फिर से स्टार्ट करिए तो क्लियर आ जाएगा। अगर मैंने किया तो दोबारा से ज्वाइन करिए तो शायद क्लियर आ जाएगा। किसी को भी नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा, आप क्या बोल रही? कट जा रही है कट आपकी रही है बात आवाज बीच में। बीच बीच में। हाँ, नहीं आ रही है आवाज। अ, क्लियर तो आ रहा है पर थोड़ा कभी कभी स्टॉप हो जाता है। समझ आ गया, वो इशू बता रहा था इंटरनेट का। आपकी आवाज भी बहुत धीमे और तेज ऐसे भी हो रही है। हाँ 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 हाँ, वो शायद इंटरनेट के इशू से ही है। लेट मी ट्राई टू गो चेंज द लोकेशन मे बी। दिस इज द फर्स्ट टाइम हैपनिंग। बताइएगा कि कहाँ पर ठीक सुनाई दे रहा है, ठीक है? अभी यहाँ पर बेटर बहुत है? अच्छा सुनाई दिया था। यहाँ हाँ पे यहाँ क्लियर है। बेटर है, आवाज भी ओके ठीक आ रही है। ओके ओके, तो चलिए यहीं पर ही कर लेते हैं। लेट्स डू दैट। ठीक है, ठीक है अभी। ठीक है। हाँ, ओके गुड। तो ठीक है, नदियां बता दी, 14 नदियां हैं टोटल, और 6 सरोवरों में से निकल रही है। इट्स अ रिवीजन बेसिकली, हमने जैन तत्व विद्या में पढ़ा था ये सब, है ना? तो जब ये निकलती हैं तो ये जो गंगा सिंधु नाम हमने अभी आजकल के टाइम में भी सुनते हैं। गंगा नदी जो है बहुत ही पॉपुलर नदी है भारत में, लेकिन ये नदी सेम नदी नहीं है, ठीक है? क्योंकि अभी जो हम जिस गंगा नदी को देखते हैं वो सिर्फ भारत में है, जबकि यहाँ पर क्या है, ये गंगा नदी सरोवर से निकलकर और आर्यखंड मलेच्छ खंडों में डिवाइड कर रही है। इतनी बड़ी ये नदी है, और इसकी चौड़ाई भी अपन अगर देखेंगे अभी आगे चल के तो वी विल बी वेरी सरप्राइज्ड, ठीक है? तो उनके नाम बता दिए। अब पद्म सरोवर जो है, पद्म सरोवर जहां से ये निकलती हैं, कितना बड़ा है? 1,000 योजन, और 1 योजन बराबर में 4,000 मील, ठीक है? तो ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका निकाल पाएंगे, 4 करोड़ मील का ये पद्म सरोवर है, ठीक है ना? हो गया इतना, इट्स लाइक हार्ड टू बिलीव, है ना? लेकिन ये है ऐसा। पद्म सरोवर में 1,000 लंबा, 500 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा, शुभ एवं शीतल जल से भरे हुए इस सरोवर को हिमवत कुलाचल की वेदिका के तुल्य एक वेदिका चारों ओर से घेरे हुए है। तो कुलाचल पर भी, जैसे ये कुलाचल है, राइट? तो वेदिका होती है बेसिकली उसकी बाउंड्री, बॉर्डर। ऐसे ही यहाँ पर भी बॉर्डर है इसका, तो वो बता रहे हैं बॉर्डर वेदिका घेरे हुए है। इस पद्म सरोवर में 1 योजन विस्तार वाला कमल है। क्या खासियत है इस कमल की? अच्छा, अब ये 1 योजन विस्तार वाला कमल, अगर ये देखे तो हम, ये 4,000 मील का एक कमल हो गया, राइट? और अगर हम इसको छोटे उसमें भी देखें, राइट, 1 योजन बराबर में 8 मील, तो 8 मील विस्तार वाला योजन सरो कमल हो गया। हालांकि ये 1 योजन बराबर में बेसिकली ये 4,000 मील ही आएगा, क्योंकि ये जो माप मेजरमेंट्स हैं ये बड़े मेजरमेंट के हिसाब से है, ठीक है? 2 तरह के मेजरमेंट होते हैं, छोटा मेजरमेंट एंड बड़ा मेजरमेंट। जो बड़ा मेजरमेंट है वो इनके एरियाज को मापने में यूज होता है। जो पूरा जम्बू द्वीप का क्षेत्र है, कुलाचल है, इवन सरोवर हैं, इन सब की लंबाई चौड़ाई मापने में बड़ा योजन ही यूज होता है। यह कमल पानी से निकलकर आधा योजन ऊपर उठा हुआ है, ठीक है? थोड़ा सा पानी से ऊपर है, और 1 कोस की उसकी कर्णिका सुशोभित है। उसके ऊपर जो कर्णिका है, जो उसकी जो वो होती है ना, बड्स कह लीजिए, वो उसके ऊपर 1 कोस की है। दक्षिण तथा उत्तर भाग में जो अन्य सरोवर हैं
उनकी लंबाई चौड़ाई आदि पूर्व पूर्व के सरोवरों से दुगनी दुगनी है। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जाते जाएंगे, जो हमारा पहला चित्र था, तो जितने भी ये बाकी के, जैसे ये वाला सरोवर है, फिर इसकी इस वाले सरोवर से डबल, फिर इसका लंबाई चौड़ाई इस वाले पहले वाले सरोवर से डबल, ऐसा। और उन सब सरोवरों में कमल सुशोभित हैं, और कमल भी एक नहीं, वहां पर लाखों की संख्या में कमल हैं, और हर कमल पे एक एक आवास बना हुआ है। कमलों पर जो ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए हैं, उनमें यथाक्रम से श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी नाम की देवियां निवास करती हैं। ये सब देवियां एक पल की आयु वाली हैं। ठीक है। इनमें दक्षिण भाग की देवियां सौधर्म इंद्र की, और उत्तर भाग की देवियां ईशान इंद्र की आज्ञाकारिणी हैं। सौधर्म इंद्र कहता है उनको कि तुम जाओ, है ना। दक्षिण भाग की मतलब कि ये तीन जो हैं ये दक्षिण के हो गए, और ये तीन जो हो गए उत्तर के हो गए। तो दक्षिण का एरिया बेसिकली सौधर्म इंद्र कंट्रोल करता है। तो वो कहता है कि ठीक है, देवियों को कि माता की सेवा करने के लिए जाओ, है ना। और ये सब सामानिक देवों की सभा से सहित हैं। सामानिक देवों की सभा मतलब जो बाकी के कमल हैं, जो आई विल शेयर अ वीडियो, ठीक है ना। जैन डिजिटल वालों ने बहुत सुंदर वीडियो इन कमलों के बारे में बना रखा है, बहुत जानकारी उसमें क्लैरिटी मिलेगी डिटेल के साथ, तो वो जरूर देखिएगा, आई विल शेयर। ये सब जो हैं देवियां, इनके चारों ओर सामानिक और आभियोग्य और अनीक जाति के देव रहते हैं। इनके अंगरक्षक वगैरह भी सब रहते हैं वहां पर। ठीक। पद्म सरोवर के पूरब द्वार से गंगा, और पश्चिम द्वार से सिंधु, और उत्तर द्वार से रोहितास्या नदी निकलती है। अब नदियों की डिटेल दे रहे हैं। तो यहाँ पर अपन देखें, पद्म सरोवर जो है इसके बीच में कमल होता है, ये बता दिया। अब जो नदी निकल रही हैं उनका वर्णन दे रहे हैं कि इसके पश्चिम से गंगा, नहीं, पूरब से गंगा, पश्चिम से सिंधु, ठीक है, और उत्तर से रोहितास्या। तो तीन नदियां पद्म सरोवर से निकल रही हैं। ये नदियां सरोवर से निकलकर कुछ दूर तक पर्वत पर ही बहती हैं। तो जैसे पर्वत क्या है, फ्लैट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पर्वत से एकदम से अगर ढाल बन जाएगी, स्लोप आ जाएगा, तो एकदम से पानी तो फ्लो, पानी का काम है नीचे की तरफ जाना, राइट। लेकिन ये सारे पर्वत क्योंकि फ्लैट हैं, तो एक तरह से जैसे फ्लैट सरफेस पे नदियां जैसे बिल्कुल फ्लैट एरिया में कैसे सिंपल सीधी सीधी बहती हैं, राइट। तो इस तरह से ये जो नदियां हैं पर्वत पर ही बहती हैं, ठीक है। और कितना बहती हैं वो भी बता रहे हैं। महापद्म से रोहित और हरिकांता, टिंगीच से हरित और सीतोदा, केसरी सरोवर से सीता और नरकांता, महापुंडरीक सरोवर से नारी और रूप्यकूला, और पुंडरीक सरोवर से स्वर्णकूला, रक्ता और रक्तोदा नदी निकली है। इन नदियों के निकलने के द्वार तोरणों से सुशोभित हैं। तो जहां से ये निकलती हैं, ठीक है, ये वाला जो ऐसे नहीं कि बस सीधा बस निकल गई, ऐसे जैसे हम एक टैंक भर दें और उसमें एक पाइप लगा दें, या ओपन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दें जिसमें से कि पानी निकल सके, ठीक है। तो जहां से पानी निकल रहा है वहां पर द्वार बने हुए हैं, तो ये द्वार के नीचे से निकल जाती है। तोरण द्वार होता है जिसमें कि ऐसा एक शेप लिए हुए, तो वो जो आप वीडियो देखेंगे उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो तोरण द्वार, जो डेकोरेटेड द्वार रहते हैं उनको तोरण द्वार कहते हैं। हाँ भूमिका, आपने हाथ रेज किया। हाँ तो चारू, ये जो आपने तोरण द्वार बताए, इफ आई एम रिकॉलिंग करेक्टली, तो वो उसी के होते हैं ना, गाय के मुख को मुख के नहीं, जैसे, वो नहीं, अलग है? वो अलग है, वो अलग है। जहाँ वो यहाँ पर आएंगे अभी आगे चल के। यहाँ से जब निकली हैं पद्मा सरोवर से, तब तोरण द्वार से निकलती हैं। जहाँ से निकलने का रास्ता है वहां तोरण द्वार हाँ, बने हुए हैं, ठीक है, चलो, थैंक यू। ठीक है। नदियां तोरण द्वार से सुशोभित हैं। जिन वज्र मुख द्वार से गंगा निकलती है उसका विस्तार 6 योजन और 1 कोस तथा उसकी गहराई आधे कोस की है।
तो क्या कह रहे हैं? हाँ, ये जो यहाँ से निकल रही है तो यहाँ पर तोरण द्वार है और इसका जो चौड़ाई है वो 6 योजन 1/4, ठीक है, इतना चौड़ाई इस गंगा नदी की वहां पर होती है। उस द्वार पर चित्र विचित्र मणियों से देदीप्यमान एक तोरण बना हुआ है ना। द्वार कैसा है? चित्र विचित्र मणियों से देदीप्यमान तोरण, मतलब ऊपर में उठा हुआ एक आकृति। मंदिर के एंट्रेंस पे भी कई बार होते हैं ना, ऊपर कुछ बना हुआ सा रहता है, तिकोना टाइप का, वो तोरण द्वार कहते हैं उनको। कितना बड़ा है वो तोरण द्वार? 9 योजन और 1 योजन के 8 भाग में से 3 भाग प्रमाण ऊंचा है। गंगा नदी अपने निर्गम स्थान से निकलकर 500 योजन तो पूर्व दिशा की ओर बहती है। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ से निकली और यहाँ से 500 योजन तक तो बही, सीधी सीधी बहती चली गई 500 योजन, ठीक है। 500 योजन अगेन इसको टाइम्स 4000 लगा लीजिएगा, तब मील निकल आएंगे। 4 तो कितना हो गया? 2 लाख मील चलती है। फिर वहां से यहाँ पर एक छोटा सा गंगा कूट रहता है, वहां से ये टर्न ले लेती है, ठीक है। टर्न लेती है तो यहाँ पर कुछ अधिक 523 योजन चलती है, ठीक है, ऐसे चलती हुई जब यहाँ पर आती है। अब ये क्या हो गया? ये कॉर्नर आ गया पर्वत का, ठीक है। सोचिए ये पर्वत कितना ऊंचा है? 100 योजन ऊंचा है, ठीक है। तो ये जो 100 योजन ऊंचा पर्वत है, यहाँ पर लिखा होगा ना, अच्छा लिखा नहीं है, हाँ ये है ना, लंबाई चौड़ाई हिममान पर्वत। हाँ, इसकी ऊंचाई नहीं दे रखी है, दैट्स ओके। तो ये 100 योजन ऊपर ऊंचा है, ठीक है। अब वो जब इसके कॉर्नर पर आ गई है तो वहां से गिरेगी, राइट। अब उसे नीचे, जैसे एक पहाड़ है और वहां से एकदम से उसे नीचे गिरना है, क्योंकि यहाँ वहां पर ये ऐसे नहीं गिरती जैसे हमारे यहाँ पर बिल्कुल लगी हुई जैसे होता ना। आप किसी भी नदी को देखते हैं तो वो हमेशा, एक तो आप देखते हैं वाटरफॉल, राइट, तो वाटरफॉल की तरह यहाँ से गंगा नदी गिरती है पर्वत से, ठीक है। तो वो उसका वर्णन बता रहे हैं कैसे गिरती है। ये कुछ आइडिया है कि मतलब इन सरोवरों में पानी कहाँ से आता है? क्या बारिश वगैरह का पानी ही वहां पर इकट्ठा होता है या कहीं और से आता है? क्योंकि वो मीठा ही पानी होता होगा, तो कहाँ से नीचे आता से ही आता होगा, सरोवर है तो नॉट वेरी श्योर कि कहाँ से, मतलब कांस्टेंट वहां रहता ही है पानी तो, और है ना। बहता भी जा रहा है बहता भी तो? जा रहा है, एग्जैक्टली। और इतनी चौड़ी चौड़ी नदी है तो सोचिए आप कि कितना ज्यादा उसमें पानी कंटिन्यूअस बना हुआ है ना। तो कुछ तो होगा, क्योंकि जो हमने कमल देखा, राइट, कमल 1 योजन चौड़ा है और आधा योजन ऊपर उठा हुआ है पानी से। तो इसका मतलब ये है कि वो आधा योजन ही हमेशा मेंटेन रहता है, ठीक है ना, ना ज्यादा ना कम, मतलब उसकी गहराई आधा योजन हमेशा ही रहती है। हमेशा ऊपर रहेगा वो पानी से। ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या कह रहे हैं कि गंगा नदी अपने निर्गम स्थान से निकलकर 500 योजन तो पूर्व में बहती है, ठीक है, ये समझ में आ गया था। फिर बलखाती हुई गंगा कूट से लौटकर, जो कि यहाँ पर चित्र में नहीं है, यहाँ पर जहाँ टर्न लेती है गंगा वहां यहाँ कूट है, तो कूट तक ना जाकर कूट से पहले ही, आधा योजन पहले ही टर्न ले लेती है, ठीक है। तो कह रहे बलखाती हुई, बलखाना मतलब टर्न ले लिया उसने, कूट से लौटकर दक्षिण की ओर भारत क्षेत्र में आई। तो नाउ एंटरिंग इनटू भारत क्षेत्र, ठीक है ना। भारत क्षेत्र तो क्योंकि नीचे है, उसके ऊपर यहाँ पर अभी तक क्या कहाँ बह रही थी? हिमवन कुलाचल पर गंगा बह रही थी। अब जाकर वो भारत क्षेत्र में एंटर करेगी, ठीक। हिमवन पर्वत के दक्षिण तट पर, तट मतलब कॉर्नर, राइट, तट ये जहां पर दक्षिण साउथ का एरिया है, तट पर एक जीविका नाम की प्रणाली है। जीविका नाम की प्रणाली मतलब एक तरह से वहां पर जाकर सब इकट्ठा हो रहा है पानी, ठीक है। और एकदम वहां पर जो नाली का आकार है वो एकदम गांव के समान है, वृषभाकार बोलते हैं इसलिए उसको,
जो प्रणाली है उसका नाम है जीविका और उसका आकार है गाय के हिसाब का, वृषभाकार, गोमुख। ठीक, तो वो कितना बड़ा है, वो जहाँ इकट्ठा होता है उसकी चौड़ाई कितनी है, 6 योजन तथा 1 कोस चौड़ी है, 2 कोस ऊंची तथा उतनी ही लंबी है। ठीक है, तथा वृषभाकार अर्थात गोमुख के आकार की है। तो जो ये नाली है, यहाँ पर शायद नहीं बना है पिक्चर, एकदम वीडियो में क्लियर होगा। तो वो जो है वहां से जब पानी गिर रहा है नीचे, तो वो थोड़ा सा आगे को आके गिरेगा। ठीक है, यहाँ पर नाली थोड़ी आगे तक है, आगे होने से, ठीक है, जब वो पानी फॉल हो रहा है नीचे, तो वो ऐसा नहीं है कि वो जो पर्वत है उसको टच होते हुए निकलता हो, नहीं, पर्वत से 25 योजन दूर जाकर वो नीचे गिरता है। वो एक्चुअली यहाँ पर वो जो गोमुख बोला है उसका भी ये रीजन हो सकता है, क्योंकि जब पानी एंटर तो हो रहा है बड़े मुंह से और निकल रहा है छोटे से, तो वो फव्वारे वाली वो हो जाती है, वो तो हाँ इसलिए वो आगे आके गिर जाता है। हाँ हाँ, वैसा ही एकदम जैसे छोटा सा मुंह हो जाने से, छोटा तो खैर नहीं होगा क्योंकि अगर हमने देखा 6 योजन की प्रणाली, और जब मतलब यहाँ पीछे के कंपैरिजन में अगर आगे छोटा है। हाँ, यहाँ पर भी उसका विस्तार 6 योजन ही है। देखिए, गंगा जब निकली उसका विस्तार 6 योजन 1 कोस, और उतनी ही यहाँ पे जीविका की चौड़ाई है, 6 योजन 1 कोस, है ना। तो इतना डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन जीविका एक ऐसा सिस्टम है कि जैसे नाली है, राइट, वो थोड़ी सी आगे को निकली हुई है पर्वत से, बाहर अच्छा की अच्छा। नजर, तो वहां तक जाके और जब पानी नीचे गिर रहा है तो वो पर्वत को टच नहीं करता। ठीक है, फिर वो पर्वत से थोड़ा दूर पे जाके गिरता है। हाँ। क्या कह रहे हैं, इस प्रणाली द्वारा गंगा गोश्रृंग का आकार धारण करती हुई श्री देवी के भवन के आगे गिरी है, और वहां पर भूमि पर इसका विस्तार 10 योजन हो गया। तो जहां ये गिरती है वहां की बात बता रहे हैं कि चौड़ाई इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, अब जहां ये गिरती है उसकी जानकारी दे रहे हैं। वहां पर ये पर्वत से थोड़ा दूर 25 योजन दूर एक गोल कुंड है। ठीक है, गोल कुंड कितना, 60 योजन के एरिया में, 60 योजन उसकी चौड़ाई है। उस गोल कुंड में क्या है, उस गोल कुंड में एक द्वीप है। ठीक है, ये गोल कुंड जो है 60 योजन चौड़ा है, उसमें एक द्वीप है 8 योजन बड़ा। उस द्वीप में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, कूट का स्ट्रक्चर, मतलब एक बेदी टाइप की। ठीक है, उसके ऊपर एक भवन है, भवन के ऊपर एक कमल का फूल है जिसमें जिनेंद्र देव की अकृत्रिम प्रतिमा रखी हुई है। तो गंगा जो है सीधा इस प्रतिमा के ऊपर गिरती है, जैसे कि इनका बस मानो अभिषेक ही कर रही हो। भूमि पर 60 योजन चौड़ा तथा 10 योजन गहरा एक वज्रमुख नाम का कुंड है। इस कुंड के मध्य में एक द्वीप है जो 8 योजन चौड़ा तथा पानी से 2 कोस ऊंचा है। इस द्वीप के ऊपर एक वज्रमय पर्वत है जो मूल में 4 योजन, मध्य में 2 योजन और अंत में 1 योजन एवं चौड़ा और 10 योजन ऊंचा है। तो पर्वत जो है कूट जिसे बताया अभी हमने, इस ये है ना, इसकी चौड़ाई, ऊंचाई और इसकी मोटाई बता दी कैसे कैसे है। अभी आवाज ठीक आ रही है? अच्छा। यहाँ पे श्रीदेवी का Yes. भवन लिखा है, वहां गंगा देवी का हाँ, मतलब बेसिक श्री देवी कह लीजिए यहाँ पर, या ये जो गंगा देवी का निवास स्थान एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पर एज सच गंगा देवी नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पर उनका बस बना हुआ है, राइट, एक भवन बना हुआ है, उसका दरवाजा वगैरह भी है, लेकिन उसके ऊपर एक कमल का फूल है जिसपे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है ना। तो इसके नीचे तो कोई वैसे भी नहीं रहेगा और कंटिन्यूअस पानी गिर रहा है ना। फिर क्या कहते हैं, इस द्वीप के ऊपर ये बता दिया, उस पर्वत के शिखर पर एक सुशोभित वज्रमय भवन है जो मूल में 3000, मध्य में 2000 और अंत में 1000 धनुष विस्तृत है। तो ये जो भवन है इसकी बात बता रहे हैं, नीचे ज्यादा चौड़ा है फिर ऐसे कम होता जाएगा ऊपर की तरफ, तथा भीतर 500 धनुष लंबा
250 धनुष चौड़ा और 2000 धनुष ऊंचा है। उस भवन का 80 योजन ऊंचा तथा 40 योजन चौड़ा वज्र कपाट नाम का वज्रमय द्वार है। जो इसमें एक दरवाजा लगा हुआ है उस तक की अपने को जानकारी दे दी। वज्रमुख कुंड से दक्षिण की ओर जाकर कहीं कुंडल के आकार गमन करती हुई गंगा विद्यार्थ पर्वत की गुफा में 8 योजन चौड़ी हो गई। तो अभी क्या हुआ, यहाँ से तो बह गई, ठीक है। अब इस कुंड से निकलती हुई, राइट, कुंड से आगे बह रही है, कंटिन्यू हो रही है, और ये विद्यार्थ पर्वत की, क्योंकि विद्यार्थ पर्वत के ऊपर तो जाएगी नहीं, विद्यार्थ पर्वत की उत्तर से एंटर करके दक्षिण से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 योजन थोड़ी पहले से चौड़ी हो गई, 6 योजन से चालू हुई थी और अब 10 योजन की चौड़ाई हो गई इसकी, ठीक है। तो ये गुफा नीचे से, पानी नीचे से निकलता है। 14,000 नदियों के साथ जहां ये गंगा पूर्व लवण समुद्र में प्रवेश करती है वहां इसकी चौड़ाई 62.5 योजन की हो गई है। तो उसके बाद जब ये यहाँ से निकली तब अब इसमें 14,000 सहायक नदियां, छोटी छोटी नदियां और भी ऐड होती चली गई, जिसकी वजह से इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 62 योजन। 62 योजन, जहां तक मेरी जानकारी है उसमें 4,000 मील से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। कोई कंफर्म कर सकता है? तो 6 बहुत, मतलब 4,000 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो 4 6 24, 24,000 मील चौड़ाई इसकी, इसमें ऑलमोस्ट 4,062 पृथ्वियां आ जाएंगी, है ना, बहुत बस। बड़ा। तो इसलिए इसलिए कहते हैं ना कि भाई ये वो गंगा नदी नहीं है जो हमें दिखती है। गंगा जिस तोरण द्वार से रवण समुद्र में प्रवेश करती है, अब यहाँ जब प्रवेश कर रही है यहाँ भी तोरण द्वार लगा है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर बना है डोर टाइप का, जैसे महल के दरवाजे होते हैं ना, वैसा द्वार बना हुआ है, बस है वहां पर। अब इसको भी किसी ने नहीं बनाया, इट जस्ट है। जिस तोरण द्वार से लवण समुद्र में प्रवेश करती है वह 93 योजन 3 कोस ऊंचा है तथा आधा योजन गहरा है। अब सिंधु नदी दूसरी साइड पे सब प्रकार से गंगा नदी के समान है, केवल विशेषता यह है कि यह पश्चिम लवण समुद्र में मिली है। गंगा सिंधु से लेकर विदेह क्षेत्र तक की समस्त नदियों की जीविका आदि का विस्तार दूना दूना जानना चाहिए, क्योंकि हर नदी जो है, राइट, हर जो जितने भी सरोवर हैं ये सब कहाँ बने हैं, पर्वतों पर, ठीक है। तो पर्वतों से जब ये चलती हैं तो इनको नीचे गिरना ही होता है, तो गिरती हैं तो ये सबके लिए सेम जीविका बनी हुई है, वृषभाकार जीविका सबके लिए है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ गंगा के लिए है, सेम बनी है, लेकिन उनका विस्तार डबल डबल होता जाएगा। समस्त नदियों के तोरण गहराई की अपेक्षा समान है तथा उन समस्त तोरणों में यथा योग्य दिक् कुमारियां देवियां निवास करती हैं। लेकिन आपने जो बोला ये दक्षिण में, तो आप बोला था 2 नदियां हाँ, दक्षिण में गिरती हैं, तो कौन सी 2 नदियां हुई फिर? ये अगर पश्चिम में जा रही है तो हाँ, सिंधु नदी, श्योर कि इसको पश्चिम क्यों बोला है, क्योंकि ये तो हाँ, क्योंकि दक्षिण में ही जा रही है। हाँ दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा टर्न लेती है ऐसा, तो इस वजह से अगर पश्चिम बोल रहे तो अलग बात है ना, बट ओके, ओके, इट्स ओके, आई एग्री, यस, ठीक। नहीं, शायद हम लोग आर्यखंड में है ना, तो हमारा शायद वो पश्चिम साइड हो गया ना, उसकी वजह से होगा। पश्चिम जब सरोवर से निकलती है तब पश्चिम से निकल रही है, लेकिन नीचे अभी बोला ना गंगा के लिए भी कि दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन फिर हल्का सा ऐसे टर्न लिए हुए हैं, तो इस वजह से पूरा पश्चिम बोल दिया होगा, दैट्स ऑल, है ना। अभी जब टर्न के देखो यहाँ पर भी इसी तरह से है ना, जो बनाया है कि ये जो है ना यहाँ से आती आती और फिर एकदम ऐसे टर्न ले लिया, तो इसलिए पश्चिम बोल दी, पूरा पश्चिम बोल दिया। अगर ये सीधी ऐसे कैसे गिर जाती
तो कह सकते थे दक्षिण। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया, तो ठीक है। रोहितास्य नदी 276 योजन 6 कला पर्वत पर बहती है। 276 कला किसे कहा? ये जो एरिया है इसको 276 योजन और कुछ अधिक 276 योजन। ठीक है, यहाँ पर कितना कहा था? 500, राइट। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ सॉरी इतना सा एरिया, ठीक है ना, इतना सा एरिया जो ऑरेंज एरिया है वो छोटा है कंपेयर टू गंगा और सिंधु नदी के, और सीधी जाती है, वो कोई टर्न नहीं लेती वहां पर। और फिर तदनंतर पर्वत से गिरकर श्रीदेवी भवन की ओर गई। तो वहां पर भी सेम व्यवस्था है, कुंड के ऊपर गिरती है, अकृत्रिम चैत्यालय बना हुआ है। ठीक है, सेम अप्लाई करना। रोहित नदी 1605 योजन 5 कला पर्वत पर बहकर उससे 50 योजन दूर गिरी है। रोहित नदी जो ये वाली नदी है ना, एक नदी तो ये हो गई थी रोहित नदी, इस महापद्म से निकलती है क्योंकि, राइट। और ऐसे इतना लंबा 1000 योजन तक उसको बह के आना पड़ता है गिरने के लिए। 1605 योजन 5 कला पर्वत पर बहकर उससे 5 योजन दूर गिरी है। इसी प्रकार हरिकांता नदी भी महाहिमवन पर्वत पर 1650 योजन 5 कला उत्तर दिशा की ओर बहकर 100 योजन दूर कुंड में गिरी और वहां से पश्चिम समुद्र की ओर गई। ठीक है, तो ये सब अपन इमेजिन कर सकते हैं अब बाकी नदियों के लिए। हरित नदी 7421 योजन 1 कला निषद पर्वत पर बहकर 100 योजन दूर पर गिरी। ठीक है, जो पहली गंगा सिंधु थी वो 25 योजन पर गिर रही थी, उसके बाद वाली 50 योजन और उसके बाद वाली 100 योजन। सीतोदा नदी भी इतनी ही दूर पर्वत पर बहती है। तदनंतर 400 योजन ऊंचे, है ना, जितना जितना वो पर्वत भी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। पहला पर्वत था हिमवान पर्वत 100 योजन, महाहिमवान 200 योजन, राइट। तो ऐसे ही वो ये कह रहे हैं निषद पर्वत पर 400 योजन ऊंचे आकाश को लांघ कर पर्वत से 200 योजन दूर गिरती है। जितना ऊंचा पर्वत उसके आधे ऊंचाई जितना 200 योजन दूरी पर गिरती है। चारू सीता कला क्या मतलब? कला मीन्स पार्ट, पार्ट। अच्छा, 5 कला उत्तर जैसे हाँ हाँ, बताया। 5/19 ऐसे था ना, हमने अच्छा, ये पहले भी 5, देखा था। ठीक है, ठीक। सीता नदी भी इतनी ही दूर नील पर्वत पर बहती है और इतनी ही दूर आकाश में उछलकर पूर्व विदेह क्षेत्र का भेदन करती है। अब ये सीता नदी जो है सीता सीतोदा विदेह क्षेत्र में बहती है। उत्तर दिशा की 6 नदियां दक्षिण दिशा की 6 नदियों के समान है, इसलिए उनके प्रपात, प्रपात मतलब वाटरफॉल एक तरह से, प्रपात आदि का वर्णन दो दो नदियों के युगल रूप में यथा योग्य करना चाहिए। गंगा, रोहित, हरित, सीता, नारी, स्वर्णकूला और रक्ता, ये 7 नदियां पूर्व समुद्र की ओर जाती हैं और शेष 7 नदियां पश्चिम समुद्र की ओर। अब बता रहे हैं हेमवत आदि 4 क्षेत्रों के मध्य में क्रम से श्रद्धावान, विजयावान, पद्मवान और गंधवान नाम के 4 गोलाकार विजयार्थ पर्वत हैं। विजयार्थ पर्वत तो नहीं, अपन यहाँ पर नाभिगिरी पर्वत है ना, विजयार्थ पर्वत से अपनी अंडरस्टैंडिंग दूसरी है। तो ये जो गोलाकार पर्वत है ये नाभिगिरी पर्वत है, जो बिल्कुल सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल नहीं है ये पर्वत, मूल में 1000 योजन, मध्य में 750 योजन और मस्तक पर 500 योजन चौड़े हैं और तथा 1000 योजन ऊंचे हैं। तो ये 4 जो हैं, इन 4 क्षेत्रों में, ठीक है, हेमवत आदि की बात करी है, ठीक, तो उनमें क्या है 4 नाभिगिरी पर्वत हैं। आई थिंक हमने ये देखा था, ये जो दिख रहे हैं सर्कल में छोटे छोटे ऑरेंज कलर के, ये नाभिगिरी पर्वत है, 1, ये 2, 3 और एक ये 4। ठीक है, तो इनकी जानकारी दे रहे हैं। इन पर्वतों का दूसरा नाम नाभिगिरी है। जिस प्रकार सीता सीतोदा नदी
मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देती हुई गई है, इसी प्रकार रोहित, रोहितास्य आदि नदियां भी आधा योजन दूर रहकर इन पर्वतों की प्रदक्षिणा देती हुई गई हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे ये जो नदियां सीता, सीतोदा प्रदक्षिणा मतलब घूम रही हैं उनके चारों तरफ, है ना, ऐसा पूरी नहीं लेकिन थोड़ा, और आधा योजन पहले ही टर्न ले लेती हैं। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि यहाँ से हरित नदी है जैसे, या हरिकांता ऐसे टर्न ले रही है, राइट, नाभिगिरी पर्वत की दोनों साइड से। इन पर्वतों के शिखरों पर निर्मित भवनों में क्रम से स्वाति, अरुण, पद्म और प्रभास नाम के व्यंतर देव निवास करते हैं। ठीक है, जो नाभिगिरी पर्वत हैं उन पर व्यंतर देवों के निवास हैं। जम्बू द्वीप में जिन क्षेत्र, पर्वत तथा नदी आदि का वर्णन किया गया है, घातकी खंड तथा नाभिगिरी पर्वत नहीं समझ में आया, किस किस जगह कैसे आया? अभी दिखाएं आपको यहाँ पर, हाँ, ये आप सर्कल देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ, हाँ ये हाँ, सर्कल, ये नाभिगिरी पर्वत है, हाँ, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर ये भी एक सर्कल है, लेकिन ये सर्कल का नाम है सुमेरु पर्वत, हम्म, ठीक है ना। ऐसे ही इन सर्कल या इन पर्वतों का नाम क्या है? नाभिगिरी। नाभिगिरी। तो 4 हैं, 1 2, राइट, एंड देन 2 ऊपर की साइड। अच्छा, जो राउंड वाले वो नाभिगिरी पर्वत हो गए। जी। ओके, तो नदियां इनको हाँ। ऐसे टर्न लेती हुई इनसे ऐसे बह रही हैं। समझ, थैंक यू। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि घातकी खंड और पुष्करार्ध में वे सब दूने दूने हैं, मतलब डबल हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर जम्बू द्वीप जैसी ही डबल व्यवस्था है। ठीक, संख्यात द्वीप समुद्रों को उल्लंघ कर एक दूसरा जम्बू द्वीप भी है। इस जम्बू द्वीप में जिन देवों का वर्णन किया है, उस दूसरे जम्बू द्वीप में भी इन देवों के नगर हैं। तो क्या कह रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, कुछ नई इंफॉर्मेशन थी एक्चुअली, कि तिलोय पन्नती जो अपना शास्त्र जी है, काफी बड़े, बहुत हाई लेवल का ग्रंथ है, जिसमें कर्णान योग की बहुत ज्यादा डिटेल्स दी हुई हैं। तो उसमें बताया है कि हमने क्या देखा था कि मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि संख्यात द्वीप समुद्रों को उल्लंघ कर, मतलब कि आफ्टर संख्यात द्वीप समुद्र एक दूसरा जम्बू द्वीप भी है, ठीक है। अब लेकिन ये नहीं है मतलब कि वहां पर मनुष्य रहते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। जस्ट जम्बू द्वीप नाम का एक और द्वीप भी है। अब वहां पर देव तो रह ही सकते हैं, तो वहां पर व्यंतर देवों के नगर हैं। नीलकुलाचल और सुमेरु पर्वत के मध्य में जो प्रदेश स्थित हैं, वे उत्तर कुरु माने जाते हैं, और सुमेरु तथा निषद कुलाचल के बीच के प्रदेश देवकुरु माने जाते हैं। तो यहाँ पर नीलकुलाचल, ये जो ब्लू कलर का है ये, और ये ऑरेंज निषद कुलाचल। तो निषद, राइट, तो हमने जो अब ये बात कर रहे हैं विदेह क्षेत्र की, ठीक है। तो विदेह क्षेत्र में देवकुरु कितना एरिया है, ये एरिया, ठीक है। तो निषद से लेके और सुमेरु पर्वत तक देवकुरु, और नीलकुलाचल से लेके और सुमेरु पर्वत तक उत्तर कुरु। चारू एक सेकंड, जो तुमने अभी बताया कि ये दूसरा जम्बू द्वीप है, तो ये किधर बताया, एक बार दोबारा बताओगी? ये संख्यात द्वीप समुद्रों को उल्लंघ कर, मतलब आफ्टर, पार करके। हाँ, संख्यात, असंख्यात नहीं कह रहे हैं, संख्यात मतलब कि नंबर ऑफ द्वीप तो बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए यहाँ पर हाँ। बताया नहीं है कितनी संख्या, राइट, लेकिन अच्छा, फिर भी काउंटेबल है। तो उसमें व्यंतर जाति के देव क्यों है और कोई देव नहीं है? व्यंतर जाति के देव ही मध्य लोक में रहते हैं ना। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, नीचे में रहते हैं या ऊपर में रहते हैं ठीक है। ना, इसलिए। तो पहली बार ही सुनी ये चीज, हाँ, पहले ध्यान कभी पता नहीं लगा जम्बू द्वीप ऐसे एक और भी है। राइट राइट राइट, मेरे लिए भी नया था ये। पर नीलकुलाचल, इसका वर्णन यहाँ पे क्यों किया, मीन्स व्हाट द इज द थिंग इज पॉइंट? एक्चुअली हमने ये सोचा था कि हरिवंश पुराण इजी होगा, कि हमने 2 पुराण पढ़ लिए हैं, तो तीसरा पुराण तो और इजी लगेगा, बट लुक्स लाइक दिस इज द हार्डेस्ट पुराण। किस लिए हार्डेस्ट है? क्योंकि इसमें जितनी डिटेल कर्णन योग की दी है वो ऑलमोस्ट
मतलब मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है अपने लिए, ठीक है। तो या इट इज टफ बट धीरे धीरे हो जाएगा, ओके। ठीक है। एक्चुअली जब ये शुरू हुआ था ये एक्सप्लेनेशन, उससे पहले जो क्वेश्चन था वो बड़ा डिफरेंट था कि वो श्रेणिक राजा पूछते हैं कि भाई ये जो सामने से देव आ रहे हैं हाँ ये किसके लिए जा रहे हैं। हाँ तो उन्होंने कहा हाँ रुको मैं तुम्हें उसका आंसर देता हूँ, हाँ पहले मैं तुम्हें इसका बता दूं। तो लगा था ये exactly. छोटा सा होगा हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ा हुआ था ये पहले से, राइट। लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत तो अच्छा है। या इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं बचेगी। दिस इज द मैक्सिमम। इसमें अपने को पूरी वो ज्योग्राफी पता चल जा रही है सब चीज की। इवन इतनी इंफॉर्मेशन है कि ये हाँ, इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं नॉर्मल दिख रही, कहीं पर भी नहीं मिल रही। कहीं भी नहीं देखी हाँ, ऐसी। तो बस एक यही इंतजार है कि जब ये खत्म होगा इस लोक का वर्णन, तो फिर हाँ। उसका जवाब देखें क्या देते हैं वो। हाँ बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग हो गया ये कि ये समझिए कि अपने किसी पुण्य का उदय था कि हमें ये इंफॉर्मेशन मिलनी थी, ठीक है ना। हम सोच रहे थे कि इस इंफॉर्मेशन को बाईपास कर दें। हमने जो बाकी के 2 पुराण पढ़े उनमें इतनी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं थी, ठीक है ना। तो आई फील फॉर्चुनेट कि हमें ये इंफॉर्मेशन कोई तो कारण है जो हमें जानने मिल रही है। क्या है उनमें तो स्टोरी टाइप थी, हाँ उनमें स्टोरी टाइप थी पहले पुराणों में। है ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि इतनी डिटेल हमें मिली हो। और अब मिल रही है तो अपने को मन लगा के इसको पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे समझ समझ के, क्योंकि ये दोबारा हम शायद कभी ना पढ़ें, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझ। थोड़ी देर बाद इसमें भी बहुत अच्छी कहानी शुरू हो जाएगी हाँ 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 बिल्कुल। इसके बाद। नहीं ये सब चीजें भी जाननी जरूरी है। चीजें भी बहुत पता लग रही है, ये ठीक है कि याद नहीं रहेगा लेकिन चीजें राइट पता बहुत लग रही हैं। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही। जब कभी रिवीजन करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये सब ऐसा पढ़ा हुआ सा लग रहा है, क्योंकि अब ये पता चल गया दूसरा जम्बूद्वीप भी है जो हमने कभी नहीं पढ़ा था। लेकिन अब आज के बाद आप ये बात नहीं कह सकेंगे, तो इसलिए ऐसा नहीं, वो नहीं सब कुछ जैसे भूल जैन जाएं। तत्व विद्या पढ़ के काफी चीजें लगता है, ये तो सुनी हुई लग रही है, हाँ काफी चीजें उसकी सही भी बात। हैं। वैसे ही, ठीक। तो ये दोनों गुरु विस्तार की अपेक्षा 11,800 योजन 2 कला प्रमाण माने गए हैं। इनकी प्रत्यंचा 53,000 और धनुपृष्ठ 6,418 योजन 12 कला है। उनकी लंबाई चौड़ाई में अभी हम नहीं जा रहे हैं। इन कुरु प्रदेशों का वृत्त क्षेत्र मतलब कि जो सर्कल है 71,143 योजन तथा 1 योजन के 9 अंश के 4 अंश प्रमाण है। विदेह क्षेत्र का समस्त विस्तार 33,684 योजन 4 कला है। समस्त विस्तार मतलब ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का विस्तार बता दिया, 33,684 योजन 4 कला। मेरु पर्वत की पूर्वोत्तर ईशान दिशा में सीता नदी के पूर्व तट पर नील कुलाचल के समीप जम्बू स्थल कहा गया है। अभी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो हमने पहले इतनी डिटेल में नहीं देखी थी। जो ये जम्बू वृक्ष है, हमने क्या जाना हुआ है कि एक जम्बू वृक्ष होता है जिसके नाम पर इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा, ठीक है ना। और ये जाना है सिर्फ कि इस पे अकृत्रिम चैत्यालय होता है। अब इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई है, इसके और कितने परिवार वृक्ष हैं, ये किस चीज से बना है, कितनी वेदियां हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पर है। तो क्या कह रहे हैं, मेरु पर्वत की ईशान दिशा में, ठीक है, जम्बू स्थल 500 धनुष चौड़ी और 2 कोस ऊंची रत्नमयी वेदिका इस स्थल को चारों ओर से घेरी हुई है। तो यहाँ पर कहने को सिर्फ एक डॉट दिखाई दे रहा है, लेकिन एक यहाँ पर वेदिका मतलब उसकी बाउंड्री है। इस स्थल की चौड़ाई मूल में 500 कोस, मध्य में 8 कोस और अंत में 2 कोस कही है। तो ना इसके लिए भी एक वीडियो है, आई विल शेयर दैट ऑल्सो। तो 2 वीडियो आई विल शेयर टुडे। वन इज फॉर द कमल एंड नदियों की जो कमल वाला देख लिया मैंने, है आपने पहले भेजा हुआ है। अच्छा, और हाँ। एक जम्बू द्वीप से रिलेटेड, ये जम्बू वृक्ष से रिलेटेड। तो इतना क्लियर हो जाएगा आपको कि बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। पर आप वो भेज देना कमल वाला भी, क्योंकि हाँ हम हाँ आई विल। ये जम्बू वृक्ष भी भेजा हुआ आपने पहले, मैंने हाँ देखा हाँ है। हाँ नो वरीज, अभी क्योंकि प्रकरण चल रहा है, आई विल सेंड अगेन।
इस स्थल की चौड़ाई मूल में 500 कोस, मध्य में 8 कोस और अंत में 2 कोस कही गई है। इस स्वर्णमय, तो जो वेदिका है वो स्वर्णमय है, स्थल में 8 कोस ऊंची एक पीठिका पर स्थित है। तो उस जो बीच एकदम वेदिका बनी है एक तरह की, उसके ऊपर एक पीठिका है, मतलब एक तरह से सेंटर में उसके एक जैसे उठा हुआ एरिया है, ठीक है, जो मूल में 12 कोस, मध्य में 8 कोस और अंत में 4 कोस चौड़ी है। इस पीठिका के नीचे नीचे चारों ओर रत्न निर्मित 6 वेदिकाएं और हैं। तो जैसे सेंटर में एक मेन वेदिका हो गई पीठिका, और फिर उसके ऐसे सर्कल में 6 वेदिकाएं, मतलब 6 बाउंड्रीज और हैं, और उन प्रत्येक वेदिकाओं पर 2-2 रत्नमयी वेदिकाएं हैं। उन पर भी फर्दर 2-2 रत्नमयी वेदिकाएं हैं। चारों 8 बज गए तो अभी बंद करोगे या अभी चलाओगे अभी आगे? नहीं, बंद करेंगे बिल्कुल। मैं आई वाज थिंकिंग लास्ट लाइन और देख लें। उन 6 वेदिकाओं पर जो लघु वेदिकाएं हैं वे पद्म वेदिका कहलाती हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे, इसके बाद का हम कल की क्लास में देखेंगे और डिटेल। मीनवाइल आप वो वीडियो देखिए ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, चारू, एक क्वेश्चन था, लास्ट वीक आपने केवल वही किया था जैन प्रमाण सागर में, करेक्ट, है ना? अब इस वीक तीनों दिन उस वही करेंगे या 2-2 दिन करेंगे? 2-2 दिन वाला ही तो नॉर्मल स्केड्यूल पे आ गए? नॉर्मल पे आ गए। हम जस्ट करना नियोग खत्म करना चाह रहे थे वहां से, ताकि दोनों जगह एक जैसा मटेरियल ना चले। ठीक है। ठीक है, सरोज जी आपने हाथ रेज किया, आप म्यूट पर हैं। आपने पहले दोनों कौन से पुराण पढ़ लिए? दो पढ़े तो। उत्तर पुराण एंड पद्म पुराण। कौन सा? आदि पुराण? उत्तर पुराण, उत्तर उत्तर पुराण एंड ओके। पद्म पुराण। उत्तर पुराण में क्या आता है? उत्तर पुराण में आदिनाथ भगवान का छोड़कर बाकी सारे तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। ओके, हाँ वो भी किसी का, मतलब किनका लिखा हुआ है ये जरा मालूम पड़ेगा तो। हाँ, आचार्य गुणभद्र द्वारा रचित था शायद, जहां तक ध्यान है। ओके, थैंक यू। उत्तर पुराण में 63 सलाह का पुरुष का वर्णन था ना? हाँ, 63 छलाक का पुरुष और बाकी के तीर्थंकर। हाँ, निधि जी आप कुछ 64 सलाह का पुरुष। इससे जो रिलेटेड सारी थिंग्स हैं, आप कहाँ मतलब हमें देखने को मिल सकती हैं? किससे रिलेटेड? सॉरी, यही इस शास्त्र से, हरिवंश पुराण से। ये मीन जैसे अभी इसका, हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, जैसे अभी इसका बोला था ना आपने, वीडियो शेयर करेंगे या पिक्चर शेयर करेंगे। आप ग्रुप में है क्या? डीजे नहीं, संग, इसका एक अलग ग्रुप बना हुआ है। आई शेयर इन द चैट, और या फिर डीजे संग वाले ग्रुप में एक बार भेजती हूँ मैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आई शेयर इन द ग्रुप ऑल, ठीक है? हाँ जी, हाँ प्लीज। रिकॉर्डिंग के लिंक हैं और जो भी मटेरियल शेयर होता है ग्रुप में शेयर हो रहा है। ठीक है, हाँ ओके, हाँ थैंक यू। श्योर। चलिए फिर यही रखते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को। जय जिनेन्द्र।